नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार वर्मा सहआचार्य एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आप लोगों से मुखातिब हूँ। हम एमए फाइनल की पूर्व की कक्षाओं में जैव भूगोल के अंतर्गत कई कारकों के बारे में प्लांट्स एंड देयर एनवायरनमेंट जो आप हमारा टॉपिक चल रहा था उसी को हमने आगे बढ़ाते हुए आज जो सब टॉपिक लिया है वो है स्थलाकृतिक कारक किस प्रकार प्लांट्स पर असर डालते हैं या उस पर प्रभाव डालते हैं। इसे हम कहेंगे टोपोग्राफिकल फैक्टर्स। पृथ्वी का धरातल विषम है। पर्वत, पठार, मैदान भूपृष्ठ पर दिखाई देने वाले प्रमुख स्थल रूप हैं। विविध स्थल रूपों की ऊंचाई, अक्षांशीय विस्तार, ढाल, दिशा इत्यादि कारक वनस्पति को प्रभावित करते हैं। इनका सीधा प्रभाव जलवायु दशाओं पर भी पड़ता है। प्रमुख स्थलाकृतिक जो कारक हैं उसमें सबसे पहला कारक है समुद्र तल से ऊंचाई या ऑल्टीट्यूड। स्थल की समुद्र तल से ऊंचाई का गहन प्रभाव जलवायु एवं वनस्पति पर पड़ता है। भिन्न ऊंचाई के कारण पर्वतीय, पठारी एवं मैदानी भागों की वनस्पति में भिन्नता परिलक्षित होती है। पर्वतों की ऊंचाई में वृद्धि के साथ वनस्पति के प्रकार, सघनता एवं वृद्धि का भी स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ अपेक्षित आर्द्रता, पवन की दिशा, प्रकाश की तीव्रता बढ़ती जाती है। इसके विपरीत तापमान एवं वायुदाब में कमी आती है। प्राय पठारों एवं मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतीय भागों में वनस्पति घनी होती है। ऊंचाई के साथ वनस्पति प्रकार में होने वाले परिवर्तनों को निम्न अक्षांशों के अनुरूप देखा जा सकता है। उदाहरणार्थ, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में 300 से 500 मीटर की ऊंचाई पर मिश्रित पतझड़ वन एवं सवाना पाए जाते हैं। 1500 से 3300 मीटर की ऊंचाई पर मिश्रित शंकुधारी वनों का विस्तार है। वृक्ष रेखा 3600 मीटर पर होने के कारण से अधिक ऊंचाई पर वन प्राय लुप्त हो जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्थायी हिम रेखा तथा वृक्ष रेखा के मध्य अल्पाइन घास स्थलों का विस्तार है। सामान्यतः धरातल का अध्ययन करते समय हम ये देखते हैं कि वनों का वितरण निश्चित समोच्च रेखा द्वारा परिसीमित होता है, अर्थात वृक्ष रेखा एवं समोच्च रेखा में सहसंबंध दिखाई देता है। दूसरा जो पॉइंट है टोपोग्राफिकल फैक्टर्स में वो है ढाल या स्लोप। वनस्पति को प्रभावित करने वाले स्थलाकृतिक कारकों में ढाल की तीव्रता एवं दिशा का विशिष्ट महत्व है। ढलान का जल प्रवाह एवं मृदा अपघटन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। ढाल तीव्र होने पर मृदा में जल का रिसाव नहीं हो पाता एवं अपरदन भी अधिक होता है। अतः तीव्र ढालों पर या तो वनस्पति का अभाव होता है या मरुद्विद वनस्पति हमको मिलती है। पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान, आर्द्रता, पवनों की दिशा, पवन वेग एवं सूर्य प्रकाश की उपलब्धता भी ढालों की दिशा से प्रभावित होती है। इसी कारण समान अक्षांश एवं समान ऊंचाई पर स्थित होते हुए भी पर्वत के विभिन्न ढालों पर वनस्पति में अंतर आ जाता है। पर्वतमालाओं का विस्तार की दिशा का प्रभाव भी वनस्पति पर पड़ता है। आर्द्र पवनों के मार्ग में आने वाले पवनाभिमुख ढालों पर वर्षा अपेक्षाकृत अधिक होती है, अतः सघन वनस्पति मिलती है। जबकि विपरीत ढाल या वृष्टि छाया प्रदेश में या रेन शेडो एरिया में आने वाले जो ढाल है वो शुष्क रह जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि पर्वतीय भागों में ऊंचाई के अनुसार पाए जाने वाले वनस्पति कटिबंधों के समान ही भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर वनस्पति के अक्षांशीय कटिबंध मिलते हैं। भूमध्य रेखा के निकट सघन सदाबहार वन तथा उष्ण कटिबंधियों की बाह्य सीमा पर पतझड़ वन एवं उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान मिलते हैं। मध्यवर्ती अक्षांश या शीतोष्ण कटिबंध में शंकुधारी वन मिलते हैं। ध्रुवीय भागों में अधिकांशतः हिम आवरण रहने से कुछ अल्पकालिक पादप ही उग पाते हैं। ध्रुवीय भागों में अधिकांशतः हिमावरण रहने से कुछ अल्पकालिक पादप उपजते हैं। इस समरूपता के आधार पर पर्वतीय वनस्पति समुदाय की विशेषताओं को वृद्ध अक्षांशीय कटिबंधों के वनस्पति समुदाय से नहीं जोड़ना चाहिए। यद्यपि वृक्ष रेखा के ऊपर पर्वतीय वनस्पति की विशेषताएं तुंड्रा वनस्पति समुदाय के सदृश होती हैं, लेकिन उच्च अक्षांशों की अपेक्षा पर्वत पेटियों या पर्वत चोटियों पर पवन का तीव्र वेग, अत्यधिक हिमपात व घटता वायुदाब पादप विशेषताओं को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि ऊंचाई वाले भागों में निम्न भागों की तुलना में तापमान के मौसमी परिवर्तन का प्रभाव वनस्पति पर बहुत कम पड़ता है। और अब हम इसी के अंदर चौथा जो कारक है वो ले रहे हैं। वो चौथा कारक है बायोटिक फैक्टर्स या जीवीय कारक। किसी स्थान विशेष की वनस्पति पर वहां के प्राणी व पादप समुदाय का प्रभाव पड़ता है। विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव, जंतु, पादप व मानव जीवीय कारक की श्रेणी में आते हैं।
इसका प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से प्रभाव वनस्पति पर बांटा जाता है। इन्हें 3 वर्गों में बांटा जाता है। पहला है सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अनेक प्रकार के जीवाणु, प्रोटोजोआ, कृमि, निमेटोड्स, शैवाल, फफूंद, वायरस आदि वनस्पति को व्यापक स्तर पर प्रभावित करते हैं। इनमें से कुछ पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं, जबकि अन्य विकास में बाधक भी बनते हैं। जीवाणु मृदा की रासायनिक एवं भौतिक दिशा में परिवर्तन भी करते हैं। मृदा का ये परिवर्तन पादपों की वृद्धि एवं प्रकृति में परिवर्तन ले आता है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि कुछ जीवाणु होते हैं जो मृदा में कार्बनिक तत्वों के समावेश को बढ़ाते हैं। मृदा के सूक्ष्म जीवों में पेड़ पौधों के मध्य सहजीवन सिम्बायोसिस भी पाया जाता है, जिसमें दोनों को ही लाभ होता है। लेगुमिनस कुल के पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में सूक्ष्म जीवी राइजोमियम लेगुमिनिसेरम सहजीवी के रूप में रहते हैं। ये परपोषी पौधे से वास स्थान में भोजन प्राप्त करते हैं एवं बदले में पौधों को वायुमंडल की मुक्त नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके देते हैं। पौधे इस स्तरीकरण नाइट्रोजन को अपनी वृद्धि एवं उत्तक निर्माण के लिए प्रयुक्त करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि सूक्ष्मजीवी कई प्रकार से वनस्पति को प्रभावित करते हैं। दूसरा जो कारक है वो है शाकाहारी जंतु या ग्रेजिंग एनिमल्स। विभिन्न शाकाहारी जीव जंतु वनस्पति पर मिश्रित प्रभाव डालते हैं। शाक भक्षी जंतु पेड़ पौधों की पत्तियों, फूलों, फलों व कोमल तनों को खा जाते हैं। अधिक पशुचारण वाले भागों में वन नष्ट हो जाते हैं। वृहद स्तर पर चराई से पौधों में प्रकाश संश्लेषण की दर भी प्रभावित होती है एवं कुछ समय बाद पौधे मर जाते हैं। जंतुओं के खुरों से कुचलकर अनेक पौधे नष्ट हो जाते हैं। व मृदा ढीली पड़ने से मृदा क्षरण बढ़ता है। विभिन्न जंतु पौधों के बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर बीजों के प्रकीर्णन में भी या उसके डिस्पर्जन में भी सहायक होते हैं। इससे पौधों की जातियां अस्तित्व में लगातार लंबे समय तक बनी रहती है। अधिकांशतः पौधे परागण के लिए कीटों, पक्षियों एवं जानवरों पर निर्भर करते हैं। पक्षियों द्वारा बहुत से पौधों के बीज एक मादी से दूसरे मादी तक पहुंच जाते हैं। कुछ बीजों का तो अंकुरन ही पक्षियों के पाचन तंत्र से गुजरने के बाद होता है। मिट्टी व सड़े गले पदार्थों को खाकर केंचुए जो अपशिष्ट बाहर निकालते हैं, उससे मृदा में उर्वरता या उसकी उर्वरक शक्ति बढ़ जाती है। बिल बनाए जाने वाले जंतु भी मृदा की आंतरिक परतों में वायु प्रवाह को सुगम बनाते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो है इसी के अंतर्गत बायोटिक फैक्टर्स में, वो है पादप या प्लांट्स। एक ही स्थान पर उगने वाले या एक ही समुदाय के पादप किसी न किसी रूप में परस्पर प्रभावित एक दूसरे को करते हैं। इनमें जल, खनिज, मृदा, पोषण तत्व या पोषक तत्व, प्रकाश आदि प्राप्त करने के लिए कड़ी स्पर्धा होती है। कुछ पादप समस्त प्रकार के वातावरण में उग सकते हैं, जबकि कुछ पादप विशिष्ट प्रकार के वातावरण में ही पाए जाते हैं। वनस्पति के सड़े गले अंश मृदा में मिलकर उपजाऊपन बढ़ाते हैं, जिसे पादप पुनः जड़ों द्वारा ग्रहण करते हैं। अनेक पादप समुदाय प्रिय होने के कारण एकाकी रूप में नहीं पाए जाते। विशाल वृक्षों की छाया में छोटे छोटे वृक्ष नहीं पनप पाते हैं। पौधों के पारस्परिक संबंधों को कठलता, लियाना, अधिपादप, एपिथाइट्स, परजीवी, पैरासाइट व सहजीवी पादपों के उदाहरण से समझा जा सकता है। कठलता उष्णकटिबंधीय वनों में पाई जाने वाली विशेष प्रकार की काष्ठकीय आरोही लताएं होती हैं, जो सूर्य का प्रकाश प्राप्त करने के लिए वृक्षों के तनों पर लिपटती हुई चोटी तक पहुंच जाती हैं। अधिपादप ऐसे स्वपोषी पादप हैं जो सदैव नमी वाले स्थानों पर वृक्षों पर उगते हैं। ये अपने आश्रित पेड़ पौधों को हानि पहुंचाए बिना ही अपना जीवन यापन करते रहते हैं। डिस्टीरिया व ऑर्किड इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। परजीवी उन पौधों को कहते हैं जिनके उत्तकों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता एवं जो अपने पोषण के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर करते हैं। बाह्य परजीवी पौधों की तुलना में आंतरिक परजीवी पौधे अधिक हानिकारक होते हैं। इनसे पौधों की वृद्धि रुक जाती है तथा कुछ समय बाद पौधे मर जाते हैं। अमरबेल इसका सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है। फफूंद भी परजीवी की भांति पेड़ पौधों पर उगकर अनेक बीमारियां उत्पन्न करते हैं। शैवाल भी अन्य पौधों पर उगकर उन्हें हानि पहुंचाते हैं। हरा शैवाल इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। चाय व कॉफ़ी के पौधों पर
फैलकर रोग को बढ़ाता है और धीरे धीरे उन पौधों की आयु या उनकी उम्र कम हो जाती है और वो मर जाते हैं। कुछ पौधे कीटभक्षी होते हैं जो नाइट्रोजन की कमी वाले स्थानों पर उगते हैं। इनके अंगों में छोटे छोटे कीटों को पकड़ने के लिए विशेष रचना होती है। ड्रोसेरा व नेपेथिन्स या पिचर प्लांट इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। और लास्ट जो पॉइंट है वो है मानव। वनस्पति को प्रभावित करने वाले जैविक कारकों में स्वयं मानव भी एक प्रभावशाली कारक है। मानवीय क्रियाकलापों से प्राकृतिक वनस्पति सर्वाधिक प्रभावित हुई है। खनिज, कृषि, उद्योग व अधिवास संबंधी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव ने अधिकांश वनों को नष्ट कर दिया और अनेक पादप प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं। अब कृषि एवं वानिकी के क्षेत्र में मानव द्वारा किए गए अनुसंधानों का लाभ वनीकरण एवं विलुप्त होती पादप प्रजातियों को बचाने के लिए किया जा रहा है। धन्यवाद। इस प्रकार आज हमने एमए फाइनल की कक्षा में जो तीसरा फैक्टर, चौथा फैक्टर था उसके बारे में चर्चा की। अगली कक्षा में हम पादपों की वातावरण अनुक्रिया या प्लांट रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट के अंतर्गत चर्चा करेंगे। धन्यवाद।